आज का टॉपिक है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड इट्स टूल ऑफ ऑपरेशन। पार्लियामेंट को हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए क्योंकि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है कीप चेक ऑन गवर्नमेंट, उसका काम कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। तो हर इंस्टीट्यूशन का, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके वर्किंग के लिए कुछ डिफाइंड मशीनरी होती है, कुछ प्रोसीजर होता है। तो पार्लियामेंट के फंक्शन के लिए जो डिफाइंड मशीनरी है और कुछ जो प्रोसीजर हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, जो सदन की कार्रवाई होती है, तो एक बार फर्स्ट सिटिंग से लेकर के और उसका लास्ट सिटिंग के बीच में जो टोटल सिटिंग को एक्यूमुलेट करके एक साथ जो होता है टाइम पीरियड, उसको एक सेशन कहा जाता है। तो इंडियन कंटेक्स्ट में सेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पेशल सेशन और दूसरा है रेगुलर सेशन। स्पेशल सेशन किसी स्पेशल फंक्शनिंग के लिए बुलाया जाता है, जैसे कि मानिए कि अचानक से कोई एक्ट लाना जरूरी है या फिर किसी बात पे पार्लियामेंट में बात होनी जरूरी है, या फिर जैसे आर्टिकल 352 के अंदर जब नेशनल इमरजेंसी लगा होता है, तो नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करने के लिए, हटाने के लिए लोकसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है। और लोकसभा के स्पेशल सेशन में अगर वो मैटर पास हो जाता है, ठीक है, तो इमरजेंसी खत्म हो जाती है। तो ये स्पेशल फंक्शन के लिए होता है। या फिर टू कमेमोरेट स्पेशल फेस्टिवल्स, या फिर कुछ स्पेशल ओकेजन्स के लिए। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, जब जीएसटी लागू किया गया था, तो रात के 12 बजे 12 मिडनाइट, रात के 12 बजे घंटा बजा करके जीएसटी को लागू किया गया था। तो वो स्पेशल सेशन था, ठीक है। और अब आते हैं रेगुलर सेशन। रेगुलर सेशन का मतलब है जो कि हर रेगुलर इंटरवल पे लगाया जाता है। तो इंडिया में ये 3 सेशन होते हैं। साल का सबसे पहला सेशन जो होता है वो होता है बजट सेशन, ठीक है। बजट में स्पेशल जो फोकस होता है वो होता है बजट पे, जो साल भर का एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो स्टेटमेंट रखा जाता है, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो बजट पेश की जाती है, उसको पास किया जाता है और उससे सारा एक्सपेंडिचर चलाया जाता है देश का। तो हर साल का पहला जो सेशन होता है वो बजट सेशन होता है, क्योंकि यूजुअली ये फरवरी से मई के बीच में कंप्लीट किया जाता है। आजकल जैसे 1 फरवरी को बजट पेश कर दिया जाता है और मई तक में ये सारा स्क्रूटिनाई होकर के पास कर लिया जाता है, ताकि आगे साल भर का पूरा एक्सपेंडिचर बियर किया जा सके। इसमें बजट को पेश किया जाता है और पास किया जाता है। और सबसे पहले, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, कि राष्ट्रपति हर जनरल इलेक्शन के बाद का पहला सेशन और हर साल का पहला सेशन, ये दोनों प्रेसिडेंशियल एड्रेस से स्टार्ट होता है। तो राष्ट्रपति इसको स्टार्ट करते हैं अपने एड्रेस से। दूसरा है मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन क्या होता है? ये जनरली जुलाई और अगस्त के महीने में होता है और इसमें नॉर्मल जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, जो विधायिका के काम है, कानून बनाने का, लॉ मेकिंग का, जो अभी रिसेंटली मॉनसून सेशन में ही जो फार्म बिल थी, फार्म बिल्स, उनको पास करके एक्ट बना दिया गया, तो पास किया गया था मानसून सेशन में। इस बार मानसून सेशन लेट से स्टार्ट हुआ ड्यू टू पेंडेमिक, ठीक है, जिसके लेकर के अभी लगातार प्रोटेस्ट चले जा रहे हैं। और लास्ट होता है साल का विंटर सेशन। विंटर जो है सबसे शॉर्टेस्ट होता है, सबसे छोटा होता है, जो मिड नवंबर से मिड दिसंबर के बीच में यूजुअली होता है। इसमें भी नॉर्मल लेजिस्लेटिव फंक्शन को कार्य रूप दिया जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो ये जो है सो ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के हिसाब से ये 3 सेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन 3 सेशन के बारे में क्या कुछ नहीं बोलता है, साइलेंट है। बस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 85 है जो कहता है कि 2 सेशन जो हैं, गैप बिटवीन 2 सेशन, उन दोनों के बीच का गैप जो है 180 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अर्थात कि 6 महीने
का मैक्सिमम गैप होना चाहिए, तो 2 सेशन तो कंडक्ट करना ही पड़ेगा साल में, ठीक है। और इसी प्रोसीजर को लेकर के तीसरा सेशन जो है वो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में जैसे यूज किया जाता है, उस लिए इसको 3 सेशन को हम फॉलो करते हैं। अब आते हैं जो कुछ टर्म्स हैं जिसको समझना जरूरी है। सबसे पहला है सेशन, सत्र जिसको कहते हैं। सत्र क्या होता है? टाइम स्पैन ऑफ होल्डिंग सिटिंग्स ऑफ द हाउस। जैसा कि हमने बात किया कि फर्स्ट सिटिंग किसी भी सेशन का और लास्ट सिटिंग, इसके बीच का जो टाइम स्पैन होता है ये पूरा होता है आपका एक सेशन, ठीक है। जैसे बजट सेशन का टाइम स्पैन हो सकता है, मानसून सेशन का हो सकता है और विंटर सेशन का हो सकता है। रिसेस क्या होता है? रिसेस होता है कि 2 सेशन के बीच का जो गैप होता है। रिसेस को समझना इसलिए जरूरी है कि राष्ट्रपति जब ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, अध्यादेश लाते हैं, तो अध्यादेश के लिए पार्लियामेंट जब रिसेस में होता है उस समय में अध्यादेश लाया जाता है, ठीक है। या फिर जब लोकसभा भंग हो चुकी हो और अर्जेंटली लॉ की नीड हो, तब ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, ठीक है। तो रिसेस होता है 2 सेशंस के बीच का गैप। नेक्स्ट तीसरा है समन। समन का मतलब होता है बुलाना, कॉल ए पर्सन और ग्रुप टू रीच एट ए स्पेशल प्लेस। तो पार्लियामेंट के सिटिंग को समन करने का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट उसको समन भी कर सकते हैं और एडजर्न भी कर सकते हैं। अब इसमें एक थोड़ी सी बात समझने के लिए है कि समन करने का मतलब होता है बुलाना और एडजर्न करने का मतलब होता है टर्मिनेट करना, रोक देना। तो प्रेसिडेंट और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, दोनों के फंक्शन दोनों ही एडजर्नमेंट कर सकते हैं, लेकिन दोनों में क्या है कि प्रेसिडेंट जो करते हैं वो सेशन को करेंगे, पूरा सेशन जो है वो उसको एडजर्न कर देंगे कि अब इस डेट के बाद कोई फंक्शनिंग नहीं होगी पार्लियामेंट की। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो भी किसी भी उस हाउस के सभापति हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो जैसे मानिए कि कोई कंफ्लिक्ट अराइज हो गया तो वो एडजर्न कर देते हैं 2 घंटे के लिए, टेम्पररी ब्रेक कह लीजिए उसको, एडजर्न करते हैं, या फिर एडजर्न हो जाता है 2 दिन के बाद सेशन स्टार्ट होगा, इस तरह से। तो कंटिन्यू जो वर्किंग है, वर्किंग को एडजर्न करने का पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है और पूरे सेशन को एडजर्न करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है। दूसरा प्रोरोगेशन, डिसकंटिन्यू ए सेशन विदाउट डिसोल्यूशन, ठीक है, कि मतलब एक सेशन चल रहा है उसको रोक देना, बंद कर देना। नाउ कम टू डिसोल्यूशन, लोकसभा को भंग करना, ठीक है। तो राज्यसभा क्या है? राज्यसभा परमानेंट हाउस है, तो जो परमानेंट हाउस है वो उसका कभी डिसोल्यूशन नहीं हो सकता, वो कभी भंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि राज्यसभा के केस में हमने देखा है कि हर 2 साल पे उसके 1/3 मेंबर्स की वैकेंसी क्रिएट होती है और फिर उस सीट को इलेक्शन से भर दिया जाता है, तो ये कंटिन्यू चलता रहता है। लोकसभा कब भंग हो सकती है? एक, जब उसका टेन्योर पूरा हो जाएगा, जो 5 साल का, 5 साल के बाद जनरल इलेक्शन होते हैं, तो 5 साल का टेन्योर पूरा होने के बाद ऑटोमेटिकली लोकसभा भंग हो जाएगी। या फिर राष्ट्रपति जब डिसाइड करेंगे तो वो डिसॉल्व कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। लेकिन जहां लोकसभा भंग होगी तो इसके ऑल बिजनेस इंक्लूडिंग बिल, मोशन, रिजोल्यूशन कम टू लैप्स, अर्थात लोकसभा की जितनी चीजें होंगी उस समय मतलब जो कंप्लीट नहीं हो चुकी होंगी वो सब की सब खत्म हो जाती हैं, लैप्स हो जाती हैं। इसको डिटेल में हम समझ सकते हैं कैसे खत्म हो जाती है। कब एक बिल लैप्स माना जाएगा, खत्म माना जाएगा? जितने भी बिल लोकसभा में पेंडिंग हैं, ठीक है, चाहे वो लोकसभा में जनरेट हुए हों, मतलब इंट्रोड्यूस हुए हों, या फिर राज्यसभा से पास होकर लोकसभा आए हों, वो सब के सब लैप्स कर जाएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान से देखिए कि लोकसभा में कोई भी बिल है, पेंडिंग है, ठीक है, तो वो लैप्स कर जाएगा, चाहे वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ हो या ट्रांसमिट होकर के राज्यसभा से पास होकर आया हो।
एक बिल जो लोकसभा से पास हुआ हो लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है तो भी वो लैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका बिल का जब तक वो एक्ट में तब्दील होता तब उससे पहले लोकसभा भंग हो चुकी है। ठीक है। तीसरा, बिल नॉट पास्ड बाय बोथ हाउस ड्यू टू डिसएग्रीमेंट एंड द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड ज्वाइंट सिटिंग। अब मानिए कि जैसे लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर राज्यसभा में पास हो गया लोकसभा में पास नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ जो है सजेशंस रिकमेंडेशंस है जो दूसरा हाउस मानने के लिए तैयार नहीं है। तो दोनों हाउस के बीच में जब कंफ्लिक्ट का सिचुएशन आता है तो आर्टिकल 108 के तहत प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं। तो ज्वाइंट सिटिंग के लिए जब नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाएगा तो उसके बाद वो बिल लैप्स नहीं करेगा। अगर नोटिफिकेशन इशू होने से के बाद लोकसभा भंग होती है तो, अगर पहले भंग हो जाती है इशू होने से पहले तो बिल लैप्स कर जाएगा। नेक्स्ट, बिल जो राज्यसभा में पेंडिंग है लेकिन लोकसभा में पास नहीं हुआ है वो लैप्स नहीं करेगा। उदाहरण के लिए कि जिस बिल का इंट्रोड्यूस किया गया कहां, इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, और अभी राज्यसभा में ही है, पास नहीं हुआ है, तो राज्यसभा में जब तक पास नहीं होगा तब तक लोकसभा में जाएगा नहीं, तो अभी ये बिल क्या होगा, ये लैप्स नहीं करेगा। ठीक है। और नेक्स्ट, जो बिल मानिए दोनों हाउस से पास हो गया और प्रेसिडेंट के पास जो है एसेंट के लिए भेजा जा चुका है, तो चूंकि दोनों हाउस का रोल खत्म हो चुका है, अब डिसीजन जो है प्रेसिडेंट को लेना है, तो वो बिल भी लैप्स नहीं करेगा, वो पास हो जाएगा। ठीक है। कम टू नेक्स्ट, ए बिल पास्ड बाय बोथ द हाउस। अब मानिए कि लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पास हो गया और राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया साइन करने के लिए, और राष्ट्रपति ने क्या किया कि रिकंसिडरेशन के लिए राष्ट्रपति के पास ऑप्शन होता है क्या, या तो वो ओके कर दें, या सपोर्ट विड्रॉ कर लें, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें। ठीक है। तो जो रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे तो वो बिल भी पास, वो लैप्स नहीं करेगा, वो रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा है कि किस सिचुएशन में कोई भी बिल हमारा पास होता है या नहीं होता है। अब बाकी जो है फंक्शनिंग में कैसे यूज होता है वो टर्म्स देखेंगे। जैसे सबसे पहला टर्म है क्वेश्चन आवर। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए एक चेक रखता है। चेक कैसे रखता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कलेक्टिवली किसके लिए अकाउंटेबल है, कलेक्टिवली अकाउंटेबल है लोकसभा के लिए। ठीक है। तो लोग यहाँ पार्लियामेंट में इनको आंसर करना पड़ता है। तो जो भी हर पार्लियामेंट्री सिटिंग का जो पहला घंटा होता है, फर्स्ट आवर होगा, ठीक है, वो होता है क्वेश्चन आवर, उसको कहते हैं क्वेश्चन आवर। यहाँ क्या हो जाता है कि जो मेंबर्स हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं और मिनिस्टर्स उसका रिप्लाई देते हैं। यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे ओरल क्वेश्चन पूछा जाएगा और ओरल आंसर दिया जाएगा। मौखिक तौर पे सवाल पूछे जाएंगे और उसका मौखिक ही जवाब दिया जाएगा। तो चूंकि जिन सवालों को मौखिक पूछा जाता है और मौखिक जवाब दिया जाता है, तो इसमें क्या है कि उनके जवाब से अगर कोई क्वेश्चन फिर जनरेट होता है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ कम टू अनस्टार्ट क्वेश्चन। अनस्टार्ट क्वेश्चन में है कि यहाँ पे रिटन आंसर चाहिए होता है। तो जब रिटन लिखित उत्तर चाहिए होगा तो लिखित उत्तर में दोबारा से जो है सो अगर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूरक प्रश्न पूछे गए तो उसका फिर से लिखित उत्तर नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में, सॉरी अनस्टार्ट क्वेश्चन में। और लास्ट है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में कि जब 10 दिन से कम का समय देकर के कोई क्वेश्चन पूछा जाता है किसी मिनिस्टर से तो उसको कहते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है। कम टू नेक्स्ट, जीरो आवर। जीरो आवर क्या होता है कि ये कहीं किसी रूल में नहीं लिखा हुआ है, ये एक इनफॉर्मल प्रैक्टिस है। चूंकि वो कंटिन्यू चलता आ रहा है तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फॉलो हो रहा है। कब से? 1962 से। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आवर के बाद का जो टाइम होता है, क्वेश्चन आवर के खत्म होने और एजेंडा ऑफ द डे, एजेंडा ऑफ द डे की डेली की लिस्टिंग होती है
कि आज इस मसले पे हाउस में बात होनी है, ये बिल पुट अप किया जाएगा, या फिर ये मेंबर स्पीच देंगे, या ये मेंबर इसके बारे में बात करेंगे। तो जो एजेंडा ऑफ द डे है उसके और क्वेश्चन आवर के बीच का जो टाइम है उस टाइम को कहते हैं 0 आवर। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे मेंबर कोई मैटर जो इंपॉर्टेंट है उसको रेज करते हैं बिना किसी नोटिस के। ठीक है, कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। जो भी मानो कि अर्जेंट किसी चीज का अर्जेंट हियरिंग रिक्वायर्ड है तो उस पर सवाल पूछे जाते हैं और एक स्टेटमेंट लिया जाता है। कम टू मोशन। पार्लियामेंट में जो कुछ भी फंक्शनिंग होती है वो मोशन के थ्रू होती है। मोशन इन द सेंस कि कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन अगर पास करना है कुछ भी तो उसके लिए कोई मोशन मूव करना होगा। ठीक है, मोशन 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला सब्सटेंसिव मोशन। सब्सटेंसिव मोशन का मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट मोशन है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अर्थात कि उस मोशन को किसी और मोशन के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सेल्फ कंटेंट मोशन कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, कोई जो डील करता है किसी स्पेशल या इंपॉर्टेंट मैटर को, जैसे मानिए कि राष्ट्रपति को रिमूव करना है तो उसके लिए जो मोशन आएगा वो सब्सटेंसिव मोशन होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के रिमूवल के लिए उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई साइड से नहीं कुछ ऐड हो सकता है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मोशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब्स्टिट्यूट करना, मतलब हटाना घटाना। जो ओरिजिनल मोशन है उसके बदले में क्या किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन मोशन लाया जाता है। और उसमें जो डिमांड होती है, उस ओरिजिनल मोशन में जो डिमांड होती है उसका अल्टरनेटिव सजेस्ट किया जाता है। अगर ये मोशन एक्सेप्ट हो जाता है हाउस में तो ये ओरिजिनल मोशन को क्या करेगा, सुपरसीड कर लेगा। तो फिर ओरिजिनल मोशन नीचे चला जाएगा, ये पावरफुल हो जाएगा और इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, इन्फोर्स कर दिया जाएगा। और लास्ट है सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन क्या होता है कि ओरिजिनल मोशन मूव किया गया, लेकिन ओरिजिनल मोशन के मूव करने के बाद और वोटिंग से पहले, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर कोई पॉइंट है तो उस पर सब्सिडरी मोशन मूव किया जा सकता है। ठीक है, और उस पर अगर वोटिंग होगी तो फिर ये क्या करेगा, प्रीवेल कर जाएगा। नाउ कम टू क्लोजर मोशन। क्लोजर का मतलब होता है कि कोई भी डिबेट चल रही है हाउस में, उस डिबेट को और लगता है कि जो है इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा बात हो गई, इतना ये डिजर्व नहीं करता था, या फिर अब जो है इसको वोटिंग के लिए डाल देना चाहिए, तो फिर हाउस में क्या होगा, क्लोजर मोशन मूव किया जाएगा टू कट शॉर्ट ऑनगोइंग डिबेट। जो चल रहा है डिबेट उसको रोकने के लिए ये पास कर गया, तो जो मैटर जिस पे डिबेट चल रही थी उसको वहीं पे रोक दिया जाएगा, और रोकने के बाद उसको द मैटर इज पुट टू वोट। ठीक है, और वोटिंग होगी, वो मैटर पास हो गया तो ठीक है, फेल हो गया तो भी ठीक है। तो कहने का मतलब है कि डिबेट को कट शॉर्ट, लगता है कि किसी मसले पे बहुत ज्यादा बात हो गई है, अब इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो वहां पे उसको कट शॉर्ट किया जा सकता है। नाउ कम टू प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज क्या होता है कि जो कि इम्यूनिटी हम जानते हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको कुछ प्रिविलेज होते हैं। प्रिविलेज इन द सेंस कि जैसे इम्यूनिटी भी कह सकते हैं कि लीगल उनको इम्यूनिटी दी जाती है। उनके पास मतलब प्रिविलेज ये होता है कि वो हाउस के अंदर कोई भी स्टेटमेंट देंगे तो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के लिए आंसरेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस प्रिविलेज का ब्रीच करता है, इस प्रिविलेज का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसको उसके अगेंस्ट क्या होता है, प्रिविलेज मोशन मूव किया जाता है। 3 कंडीशन में ये प्रिविलेज मोशन हो सकता है। पहला कि अगर मानिए कि कोई मिनिस्टर या मेंबर जो आंसर कर रहा है हाउस में, वो क्या कर रहा है कि उसका जो फैक्ट है उसको छिपा रहा है, या फिर गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, या फिर क्या कर रहा है कि बात को इस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है कि जो उसका एसेंस है वो खत्म हो जा रहा है। तो किसी भी तरह का गलत, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट होते हैं ये ऑथोरिटेटिव होते हैं, ये आप डेमोक्रेसी में जो आंसर आप पब्लिक की तरफ आंसरेबल हैं और आप पब्लिक को बताते हैं कि हमारे पास इस मसले पर हमने ये किया है, तो ये ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट होते हैं। और अगर यहाँ पे गलत दिया जाएगा तो ये जो है किससे होगा, चीटिंग टू द पीपल। तो इस तरह का अगर प्रिविलेज का गलत इस्तेमाल होता है तो फिर प्रिविलेज मोशन
मूव किया जाता है। नाउ कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है इसका मतलब है कि कोई भी मेंबर जो है हाउस का वो किसी इंपॉर्टेंट मैटर के लिए कॉल अटेंशन ऑफ मिनिस्टर। अब मानिए कि अभी फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर जो है अभी सेशन चल रहा होता पार्लियामेंट का, तो फार्मर प्रोटेस्ट पे कोई भी मेंबर जो है वो मिनिस्टर को कहते कि इसके बारे में आपका क्या राय है, आप क्या स्टेप ले रहे हैं क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए, क्योंकि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मसला है। पब्लिक इंपॉर्टेंस का कैसे, एक तो फार्मर सारे इन्वॉल्व हैं, दूसरा ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उससे जो हाईवे ब्लॉक है या फिर रेल पटरी जो भी ब्लॉकेज हैं तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो स्मूथ नहीं है, जिससे जनरल पब्लिक को भी दिक्कत हो रही है। तो जो मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस का है उस पर ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट ले सकते हैं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कि आप क्या कर रहे हैं। ये भी जो है रूल्स का पार्ट नहीं है बट एग्जिस्ट करता है 1954 से, कॉलिंग अटेंशन मोशन। नेक्स्ट इज एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा है। एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है ऑनगोइंग बिजनेस को रोक देना, ठीक है, ताकि जो एक कोई अर्जेंट मैटर है उसकी तरफ अटेंशन को गेन किया जा सके, ठीक है, ऑनगोइंग मोशन को रोक करके। और इंपॉर्टेंट जो पब्लिक डिबेट के लिए जो इंपॉर्टेंट मैटर है, जो जिस पे अर्जेंट हियरिंग चाहिए या स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है, अर्जेंट हियरिंग और स्टेटमेंट, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एडजॉर्नमेंट मोशन मूव कर सकता है। ये सब कोई भी मेंबर कर सकता है। कम टू नेक्स्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब देखिए कॉन्फिडेंस मोशन या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस, विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव, दोनों ही लोकसभा में मूव किए जाते हैं। लोकसभा में क्यों, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है, लोकसभा की, ठीक है। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन लेके आती है और कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आता है, सरकार लेके आती है, गवर्नमेंट लेके आती है। अब देखिए दोनों कब लाएंगे, जैसे मानिए मनी बिल जो कि एक प्रिविलेज है लोकसभा का, विशेषाधिकार है, राज्यसभा का बस रिकमेंडेटरी जो है एडवाइजिंग बॉडी की तरह काम करता है। अब बिल पास होने में मनी बिल को अगर उसको एक्सेप्ट करना है तो भी लोकसभा जाने और रिजेक्ट करना है तो भी लोकसभा जाने। तो मनी बिल के मामले में से नहीं होता है ज्यादा राज्यसभा का। तो यहाँ पे अगर मनी बिल हाउस में गिर जाता है या फिर फेल हो जाता है तो उस केस में यह माना जाता है कि सरकार अल्पमत में आ गई। तो गवर्नमेंट क्या करती है, विश्वास प्रस्ताव मूव करती है कि नहीं, मनी बिल भले फेल कर गया हो लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है अल्पमत में नहीं है, हम जो है मेजोरिटी गेन कर रहे हैं, ठीक है, विश्वास प्रस्ताव। या फिर किस वोट ऑफ थैंक्स जो होता है, राष्ट्रपति का स्पीच होता है, राष्ट्रपति के स्पीच पे भी वोटिंग होती है। अगर वोट ऑफ स्पीच जो राष्ट्रपति का जो है स्पीच है उस पे वोट ऑफ मोशन ऑफ थैंक्स का वोट होता है, उसमें अगर फेल हो गया तो भी कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं, या अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ जाएगी कि नहीं, आपकी जो है आप अब लोकसभा की बहुमत का सपोर्ट गेन नहीं कर रहे हैं। लास्ट है ये मोशन ऑफ थैंक्स, जिसमें भी क्या किया जाता है कि जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, ये क्या होता है कि प्रेसिडेंट एक जो है ना मतलब पूरा स्ट्रक्चर रखते हैं किस चीज का, कि साल भर में गवर्नमेंट क्या करेगी। तो अब उस स्ट्रक्चर पे और उसमें जो इश्यूज और गाइडलाइंस होते हैं, इश्यूज कह सकते हैं या फिर जो प्रपोजल्स होते हैं, उनके बारे में हाउस में डिस्कशन होता है और उसको वोटिंग होती है। अगर मानिए कि मोशन ऑफ थैंक्स का वोट फेल कर गया, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अल्पमत में आ गई, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, तुरंत अपोजिशन क्या कहेगा कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं, ठीक है। या फिर इस केस में सिमिलर कॉन्फिडेंस मोशन ला करके सरकार कहेगी कि नहीं, ये फेल हो रहा है लेकिन हमारी सरकार आज भी बहुमत में है, हमारी सरकार आज भी जो है कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा गेन कर रही है, इसलिए हम मिनिस्टर बने रहेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
चलता रहेगा। तो ये है हमारा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि पासेस ऑफ बिल, कि हाउस में जो बिल पास होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं उसके, क्या क्या ऑप्शंस हैं, अल्टरनेटिव्स हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर आप किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट। थैंक यू सो मच।